हेलो एवरीवन, मैं शिवांकर मेहता फ्रॉम आईआईटी धनबाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटिव लर्निंग पे, जहां हमारी सोच आप सबों तक बेहतरीन एजुकेशन को पहुंचाने की होती है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और जानेंगे कि अदर शेप्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, सारे डेरिवेशन को वन बाय वन देखते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से डिस्टेंस डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, कितना होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो देखते हैं। तो पहले क्या चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कि क्या डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर रहा है ना, या फिर मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज कर रहा है। अगर चेंज कर रहा होगा तो एलिमेंट से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। एलिमेंट लेके पहले भी इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिसमें एलिमेंट लेते हैं, उसके बाद फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो पूरा हमारा पूरा जो क्वांटिटी चाहिए हमें वो आ जाती है, मिल जाती है। तो देखो इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ, अगर ये एक्स ले लूँ और ये डी ले लूँ, तो इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर जस्ट जैसे नीचे आते जा रहे एक्स कम होता जा रहा है, मतलब ये डिस्टेंस भी कम होगा। डिस्टेंस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, मतलब इधर आते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। अब इसी तरह इधर जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ से इधर आने पे डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट की वजह से इधर, तो पॉइंट की हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हमें एलिमेंट से काम चलाना पड़ेगा। एलिमेंट पहले लेना पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा, उसके बाद इसे इंटीग्रेट करके पूरे लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो मैं ले लेता हूँ थीटा पे डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट ले लेता हूँ। डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, बहुत छोटा डी थीटा एंगल का एक एलिमेंट मैंने ले लिया। इसका थिकनेस मैं ले लेता हूँ डी एक्स, और जो कि एक्स डिस्टेंस पे। इधर से क्यों वेरिएशन लिया मैंने, क्योंकि इधर से भी वेरी कर रहा है मैग्नीट्यूड, और थीटा से डायरेक्शन वेरी कर रहा है। तो यहाँ से फिर अगर इसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर देखें तो इधर होगा। अब इसको कंपोनेंट में अगर रिजॉल्व करूँ तो थीटा अगर ये है तो ये वर्टिकल या पोजीशन ये थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा और ये ई साइन थीटा, ये ई एक्स कंपोनेंट और ये ई वाई कंपोनेंट। एक चीज़ गिवन होगी क्वेश्चन में, क्या गिवन होगा, चार्ज डेंसिटी गिवन होगा। चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं, लैम्डा गिवन होगा। तो डी क्यू और लैम्डा में रिलेशन आ जाएगा। डी क्यू कितना हो जाएगा, इस पर चार्ज अगर डी क्यू मैं मान लूँ तो डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एक्स। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है, के डी क्यू अपॉन डी का फॉर्मूला के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो उसका स्क्वायर मतलब डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी आ गया हमारे पास। अब डी एक्स अगर फाइंड करूँ, क्योंकि डी एक्स कंपोनेंट डी कॉस थीटा है, डी वाई कंपोनेंट डी साइन थीटा है, तो डी एक्स अगर फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, डी एक्स डी कॉस थीटा, तो इसमें रख दो के लैम्डा डी क्यू कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डी क्यू के जगह मैं क्या रख सकता हूँ, डी क्यू के जगह लैम्डा डी एक्स रख सकता हूँ, तो के लैम्डा डी एक्स कॉस थीटा अपॉन डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रख सकता हूँ। अब अगर मैं थीटा और एक्स में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पे थीटा और ये एक्स है, एक क्वांटिटी लाएंगे फिर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो अगर थीटा और एक्स में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करूँ तो टैन थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, टैन थीटा आ जाएगा एक्स अपॉन डी परपेंडिकुलर बाई, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, एक्स बाई डी। तो एक्स कितना आ गया, डी टैन थीटा। आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी एक्स और डी थीटा में रिलेशन आ जाएगा। डी एक्स कितना आ जाएगा, डी टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डी थीटा, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। तो के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ डी एक्स के जगह, और एक्स के जगह डी टैन थीटा लिख दूंगा, तो डी स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया ये कॉस थीटा। अब इसको मैं टैन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। डी से डी कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, तो ई एक्स कितना बच गया, डी एक्स हमारे पास आ गया के लैम्डा अपॉन डी कॉस थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब लिमिट देखना होगा,
तो लिमिट ये तो 0 से ई होगा, 0 से ई होगा। और इसका लिमिट कितना हो जाएगा, के लैम्डा डी, थीटा का लिमिट कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर ले लेता हूँ, इसका लिमिट कितना हो जाएगा। तो देखो अगर क्लॉकवाइज में एंगल है ना, क्लॉकवाइज में अगर एंगल है तो पॉजिटिव लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज में तो निगेटिव लेते हैं, तो निगेटिव लेते हैं। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा, इस पॉइंट से अल्फ़ा क्लॉकवाइज में है तो पॉजिटिव लेंगे, तो फाइनल अल्फ़ा है, और इनिशियल कितना एंगल हो जाएगा, ये लिमिट कितना हो जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस बीटा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस थीटा डी थीटा का कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा। तो बस अब लिमिट रख दो, तो ये तो ई एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स, और ये लिमिट रखेंगे तो ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स ले लेते हैं। तो के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा का साइन थीटा, बस लिमिट रख देना है, माइनस बीटा टू अल्फ़ा। तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ माइनस बीटा। अब साइन ऑफ माइनस बीटा कितना होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाएगा ई एक्स का, के लैम्डा बाई डी साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा, ये फार्मूला आ गया। तो ई एक्स कितना हो गया, ई एक्स का ये फार्मूला हो गया। अगर बात करूँ ई वाई की, तो ई वाई की अगर बात करूँ तो कहाँ चेंज आएगा, बस के लैम्डा डी एक्स इंटू साइन थीटा आएगा बस, बाई डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ई वाई कंपोनेंट कितना है साइन थीटा, तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ये कितना हो जाएगा, लैम्डा के जगह डी एक्स के जगह कितना लिख सकता हूँ, डी सेक स्क्वायर थीटा, के लैम्डा डी सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, और ये कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर कॉमन और सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल, डी से डी स्क्वायर कैंसिल, तो डी बचा, तो के लैम्डा बाई डी साइन थीटा डी थीटा बचा। अब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, सेम लिमिट माइनस बीटा टू अल्फा, और डी वाई का लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से ई वाई तक, तो ये हो जाएगा ई वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन ई वाई होता है, और फिर लिमिट रखेंगे तो ई वाई आएगा। के लैम्डा बाई डी तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, लिमिट रख देंगे तो के लैम्डा बाई डी माइनस ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा होगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस बीटा। अब कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा के जगह लिख देंगे माइनस कॉस थीटा। तो के लैम्डा बाई डी कितना आ जाएगा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, माइनस माइनस प्लस कॉस बीटा। तो यहाँ से ई वाई कितना आ गया, के लैम्डा बाई डी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, यही आएगा। तो अब इसमें दो केस देखते हैं। पहला केस देखते हैं, केस 1 की अगर बात करूं तो इनफाइनाइट अगर वायर हो, ये तो फाइनाइट था, यहीं से केस आ जाएगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज का। इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो तो क्या होगा फिर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अगर इनफाइनाइट चार्ज है तो मतलब ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया दोनों तरफ से, तो अगर ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो 90 डिग्री होगा अल्फा एंगल। फिर ये भी अगर इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा तो ये भी 90 होगा, मतलब अल्फा और बीटा 90 होंगे। यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगी, अब अल्फा बीटा 90 रख के ई एक्स कितना आ जाएगा, साइन 91 और साइन 91, तो कितना आ जाएगा 2 के लैम्डा अपॉन डी। ई वाई कितना आ जाएगा, ये cos 90 0 और cos 90 यहाँ पे भी 0, तो के लैम्डा बाई डी इंटू 0, तो ई एक्स 2 के लैम्डा बाई डी और ई वाई 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, दोनों का वेक्टर एडिशन, तो ई नेट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर होगा, तो रूट अंडर, तो ये तो 0 ही है तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, मेन ई एक्स स्क्वायर, मतलब ये तो 0 ही है तो ई एक्स स्क्वायर का रूट ई एक्स, तो ई एक्स कितना है 2 के लैम्डा बाई डी। तो कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है तो इतना हो जाएगा। अब देखते हैं सेमी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से, तो अगर सेमी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से मैं देखूं, अगर इसको सेमी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से देखते हैं, तो अगर सेमी इनफाइनाइट चार्ज की वजह से देखूं केस 2 में सेमी इनफाइनाइट चार्ज, तो सेमी इनफाइनाइट चार्ज का मतलब पहले क्या हुआ ये समझो, लाइन चार्ज। सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज का मतलब हुआ कि ये जो है वो 90 डिग्री पे एक तरफ होगा और दूसरी तरफ इस लाइन पे होगा, मतलब इधर का कोई कंपोनेंट नहीं होने वाला, ये बीटा 0 हो जाएगा और एक
एक तरफ जो वायर है वो इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर रहा है, मतलब अल्फा 90 डिग्री होगा। तो इसमें अल्फा 90 डिग्री होगा और बीटा 0 हो जाएगा सेमी इनफाइनाइट में। तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, फाइंड करो, के लैम्डा बाई डी साइन 91 और साइन 0 तो 1 + 0 कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन डी। यही आएगा, के लैम्डा अपॉन डी आएगा। अगर ई वाई की मैं बात करूँ तो के लैम्डा अपॉन डी कॉस बीटा 0 है, कॉस 0 1 माइनस कॉस 90 0, तो ये भी के लैम्डा बाई डी आ गया। और ई नेट अगर निकालूँ मैं तो कितना हो जाएगा, वेक्टर एडिशन, दोनों 90 डिग्री पे है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हो जाएगा, उसका रूट ई नेट फाइंड करने के लिए। तो फिर ई एक्स स्क्वायर के लैम्डा बाई डी स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई डी स्क्वायर, इसको कॉमन लूँगा तो के लैम्डा बाई डी बाहर 1 + 1 का रूट ओवर 2, तो कितना आ जाएगा, √2 के लैम्डा बाई डी। तो सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, √2 के लैम्डा बाई। तो अब बात करते हैं आर्क की वजह से। अगर चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, उस आर्क पे भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, सर्कुलर आर्क है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे अगर चार्ज यहाँ पे इसके सेंटर पे रखा हुआ है। तो इसमें देखो पॉइंट के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेरी कर रहा है, तो इसमें भी एलिमेंट लेंगे। तो एलिमेंट देखते हैं, अगर ये पूरा थीटा है तो मैं अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँ, θ/2 और θ/2 में, और इसको मैं अल्फ़ा एंगल पे डी अल्फ़ा एंगल का एक एलिमेंट ले लेता हूँ, जिसका लेंथ अगर मैं ले लूँ, ये अल्फ़ा है और ये डी अल्फ़ा है, डी अल्फ़ा। तो अगर ये इसका लेंथ dl में सपोज कर लूँ और इसका दिया हुआ है लीनियर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो चार्ज डेंसिटी गिवन है। चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, तो dq कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dl। अब इसमें भी एक रिलेशन होता है, जब भी सर्कुलर आर्क की बात हो या फिर सर्कल की बात हो, तो एक रिलेशन मैंने पहले भी डिस्कस किया था, r = l/θ या r = dl/dθ होता है। तो dl कितना हो जाएगा यहाँ से, r dθ, या फिर dθ, यहाँ पे dθ क्या है, अल्फा पे मैंने लिया है, तो dθ कितना हो जाएगा, d अल्फा, तो dl कितना हो जाएगा, dq = लैम्डा, dl की जगह r d अल्फा रख दिया। उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करेंगे, d पहले लिखते हैं, तो इसकी वजह से d किधर होगा, इधर होगा। तो ये अगर इसको कंपोनेंट में मैं डिवाइड करूँ तो ये अगर अल्फ़ा है तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, तो ये कितना हो गया e, तो ये e cos अल्फ़ा और ये e sin अल्फ़ा होगा, ये e cos अल्फ़ा और ये e sin अल्फ़ा। इसको देख लेते हैं, ये रिलेशन तो हो गया। इसको अगर e में मैं डिवाइड करूँ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कंपोनेंट में अगर डिवाइड करूँ तो देखो, अगर ये अल्फ़ा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी अल्फ़ा होगा। ये अल्फ़ा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, अगर ये अल्फ़ा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी अल्फ़ा होगा। ये अगर अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ई कॉस अल्फ़ा, और ये कितना हो जाएगा, ई साइन अल्फ़ा होगा। तो एक और बात ध्यान देने वाली है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। तो डी कितना हो जाएगा, के dq अपॉन r स्क्वायर, के dq की जगह ये रख दिया, r d अल्फ़ा अपॉन r स्क्वायर, तो कितना आ गया, के लैम्डा d अल्फ़ा अपॉन r। अब अगर तुम देखोगे तो सिमेट्रिसिटी से यहाँ पे एक कंपोनेंट कैंसिल होगा। अगर सेम एलिमेंट इधर से मैं लूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ई कॉस अल्फ़ा तो होगा, लेकिन ई साइन अल्फ़ा इधर होगा, ई कॉस अल्फ़ा इसी डायरेक्शन में होगा, तो ई साइन अल्फ़ा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे हर डायरेक्शन में। अगर यहाँ लेता हूँ तो ये कैंसिल करेगा, यहाँ लेता हूँ तो ये कैंसिल करेगा, तो कैंसिल करते जाएगा, ई साइन अल्फ़ा वाला कंपोनेंट कैंसिल होगा। तो क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ ई कॉस अल्फ़ा वाला कंपोनेंट फाइंड करते हैं। तो के लैम्डा डी अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा अपॉन आर। अब लिमिट बस रखना है, तो लिमिट अगर डी एक्स का मैं लिमिट रखूँ, डी एक्स का अगर लिमिट रखूँ 0 से ई एक्स, तो कितना हो जाएगा यार, इसका लिमिट देखते हैं। तो देखो थीटा था टोटल एंगल, तो ये इसके इधर कितना एंगल है, θ/2 है, इसके इधर कितना एंगल है, θ/2। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर क्लॉकवाइज होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो निगेटिव लेते हैं। तो इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव लेंगे, और इधर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे। तो बस उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा होगा। तो कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा कितना होता है, इंटीग्रेशन साइन अल्फ़ा, ये तो ये एक्स हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर
कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन कॉस अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन साइन अल्फा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस थीटा बाई 2 से थीटा बाई 2 तक। तो ये एक्स कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा बाई 2। अब साइन माइनस थीटा मैंने बताया था क्या होता है, के लैम्डा बाई आर साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, तो ये 2 हो जाएगा। तो फाइनल फार्मूला हमारे पास क्या आ गया, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ से ई नेट कितना हो जाएगा, ई वाई तो 0 है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से डिफरेंट केसेज की बात करते हैं। ये फार्मूला हो गया, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये याद रखने वाली चीज़ है, इसको याद रखो कि आर की वजह से अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब इसमें सब केसेज की अगर मैं बात करूँ, सब केसेज की बात करते हैं, मतलब कौन कौन से और केसेज बनेंगे। ये तो मेन फार्मूला हो गया। तो अगर तुमसे अगर क्वाड्रेंट की वजह से पूछता है, किसी सर्कुलर क्वाड्रेंट की वजह से, मतलब 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, अगर कोई पूछता है कि इसकी वजह से कितना होगा, अगर यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q, तो इसकी वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू केस 1 लेते हैं, केस 1 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ड्यू टू, या फिर ड्यू टू क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल की अगर बात करूँ तो थीटा 90 डिग्री होगा, ये पूरा थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री रखो तो ये नेट कितना हो जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री, थीटा बाई 2 45, तो कितना 1/√2, तो √2k लैम्डा बाई आर। ऐसे ही अगर मैं सेमी सर्कल की बात करूँ, केस 2 में सेमी सर्कल की बात करूँ, सेमी सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो थीटा 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा ई नेट, 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, 2k लैम्डा बाई आर। इसी तरह डिफरेंट कंडीशन में तुम अब फाइंड कर सकते हो ई नेट की वैल्यू कि आर की वजह से अगर सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है तो ई नेट कैसे फाइंड करते हैं। तो अब बात करते हैं कि रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, ड्यू टू डिस्क इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर x डिस्टेंस पे कोई चार्ज रखा हुआ है सेंटर से, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें। तो अब चलो देखते हैं। तो पहले एक बात ध्यान देने वाली ये है कि इस बात पे ध्यान दो कि अगर डिस्क का फॉर्मेशन हम देखें तो ऐसा कह सकता हूँ मैं कि इनफाइनाइट रिंग से मिलकर बना हुआ। क्यों? क्योंकि अगर बाउंड्री का रिंग, अगर आर रेडियस वाला रिंग देखूँ तो उससे अंदर भी एक रिंग होगा, उसके अंदर एक रिंग होगा, तो बहुत सारे रिंग का अरेंजमेंट, एक रिंग के अंदर दूसरा रिंग, इनफाइनाइट रिंग का अरेंजमेंट डिस्क का फॉर्मेशन करता है। तो रिंग की वजह से ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है, रिंग की वजह से, रिंग पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। अगर रिंग का पता नहीं है, रिंग के बारे में जानकारी नहीं है कि रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो ई नेट यहाँ से कितना हो जाएगा रिंग की वजह से, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ द रिंग, और एक्स जिस डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। तो इस रिंग के बड़े वाले रिंग की वजह से अगर ई फाइंड करूँ तो कितना हो जाएगा, के क्यू एक्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। उसके अंदर वाले रिंग की बात करूँ तो ये कम होगा, मतलब ई नेट बढ़ेगा। तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ आते जाएंगे वो ये ई नेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये कम हो रहा है तो ये पूरा क्वांटिटी बढ़ेगा, तो ई नेट बढ़ता चला जाएगा। तो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। डायरेक्शन की बात करूँ तो रिंग की वजह से बस कॉस कंपोनेंट वाला ई एक्स डायरेक्शन में ई नेट होता है, क्योंकि वाई वाला कंपोनेंट सिमेट्री की वजह से कट जाता है। अगर ये बात भी नहीं पता है तो उस वीडियो में मैंने बताई है जब मैं रिंग का प्रूफ कर रहा था। तो इसी रिंग की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, अंदर वाले रिंग की, छोटे रेडियस वाले रिंग की वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो डायरेक्शन तो फिक्स है, लेकिन मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। तो कैसे वेरी कर रहा है, रेडियस के साथ वेरी कर रहा है। तो इसमें अगर ये रिंग से मिल के बना हुआ है, तो अगर छोटे छोटे रिंग की वजह से निकाल लें और सबको ऐड कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें पूरा नेट मिल जाएगा डिस्क की वजह से। तो मैं क्या करूँगा, आर रेडियस का एक छोटा सा रिंग ले लेता हूँ जिसका थिकनेस डी आर है, और इसकी वजह से मैं निकाल लेता हूँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आर रेडियस का है और डी आर थिकनेस का एक मैं रिंग ले लिया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो पहले ई देख लेते हैं, ई कितना हो जाएगा, ई का फॉर्मूला कितना हो जाएगा इस रिंग की वजह से, के डी क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। आर क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग। तो अब ई की बात करूँ
तो के डी क्यू की बात करते हैं, तो डी क्यू कितना हो जाएगा। देखो अगर सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यही गिवन है चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए। तो इसको कितना लिख सकता हूँ, सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए को यहाँ से फाइंड करेंगे, देखो सिग्मा इंटू डी ए लिख सकता है, डी ए को रेडियस के टर्म में फाइंड करते हैं तो ईजी है। अगर इसकी बात करूँ मैं, मान लो कि डी आर थिकनेस का रिंग है, आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का रिंग है, तो कितना हो जाएगा एरिया, पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, यही होगा पाई। अब इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर मैं अलग सेपरेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे ये टर्म मिलेगा। अब देखो डी आर बहुत छोटा है, डी आर स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, क्योंकि छोटे क्वांटिटी का, अगर छोटे क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो वो और क्वांटिटी छोटा होता जाता है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो कितना बच गया डी ए हमारे पास, इसका एरिया कितना बच गया 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू कितना हो गया, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू यहाँ से लिख सकता हूँ 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से लिमिट स्टार्ट हो रहा है और आर तक जा रहा है, तो आर टू 0 टू आर ले लेंगे हम इसका लिमिट। तो ई कितना हो जाएगा, के कांस्टेंट टर्म बाहर ले लेते हैं, सिग्मा एक्स, और बाकी वेरिएबल टर्म को जिसको इंटीग्रेट करना है, आर को इंटीग्रेट करना है, आर वाले टर्म को किसके रिस्पेक्ट में, डी आर के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब तक के लिए मैं बता देता हूँ कैसे इसको इंटीग्रेट करते हैं। आपको समझ में अगर नहीं आया तो अब जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे मैथ्स में 12th क्लास में, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ये आप सीख जाएंगे टाइम के साथ जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो इसको मैं इंटीग्रेट करना ऐसे बता देता हूँ। अगर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, अगर इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आर बाई डी आर के रिस्पेक्ट, मतलब इसको इंटीग्रेट करना है इस टर्म को, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को मैं टी ले लूँ 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, टी स्क्वायर ले लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 2 आर डी आर इज इक्वल टू 2t डी टी लिख सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, तो आर डी आर को क्या लिख सकता हूँ, टी डी टी, आर डी आर को लिख दिया टी डी टी, और इसको क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टी क्यू टी स्क्वायर, तो टी से टी एक कैंसिल, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। टी टू द पावर माइनस 2 डी टी का कितना हो जाएगा बताओ, टी टू द पावर माइनस 2 डी टी का इंटीग्रेशन निकालो, कितना हो जाएगा, माइनस टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, तो कितना हो जाएगा -1/t। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, के 2 पाई सिग्मा एक्स माइनस 1/t। टी क्या दिया था, टी कितना हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कितना होगा -1 अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक रख देंगे, 0 से r तक, बस उसके बाद निकाल लो। तो के 2 पाई सिग्मा एक्स कितना हो जाएगा -1/, ये अगर r रखेंगे किसके इसके जगह, तो कितना हो जाएगा √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर 0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/x, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अगर देखूँ मैं तो कितना आ जाएगा, के 2 पाई सिग्मा एक्स 1/x माइनस 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, के 2 पाई सिग्मा माइनस के 2 पाई सिग्मा अपॉन r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद फिर इसको देखो, के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं कॉमन ले लूँ, और 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। तो रिंग की वजह से कितना आ गया, अब रिंग की वजह, डिस्क की वजह से कितना आ गया, सॉरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देख लेते हैं डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क कितना आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1/√r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमने डिराइव किया। अब देख लेते हैं कि अगर मैं सेंटर पे बात करूं तो इस फार्मूले से वो नहीं आएगा। ये सेंटर पे कितना होगा, ये सॉरी यहाँ पे x छूट गया है, तो ये x होगा,
इस फार्मूले में भी एक्स होगा, तो ये फार्मूला होगा। तो अगर सेंटर पे मैं बात करूँ, जब एक्स जीरो हो तो यहाँ से एक्स जीरो के लिए कितना आ जाएगा, देखो एक्स जीरो के लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स जीरो के लिए ये जीरो, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए। लेकिन वो फार्मूला होता नहीं है। अगर सेंटर में बात करूँ, एट सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो कब लेंगे वो मैं बात करता हूँ। एट सेंटर बात करूँ तो इसका याद रखिए ई होता है जीरो के इक्वल, इस फार्मूले से वो नहीं आता है। लेकिन वही अगर सेंटर से थोड़ी दूरी पे बात करूँ, जब x टेंड्स टू जीरो हो, व्हेन x टेंड्स टू जीरो वेरी क्लोज टू द सेंटर अगर बात करूँ तो यहाँ से एक फार्मूला आ जाता है ई का वेरी क्लोज टू द सेंटर के लिए। जब x जीरो लेंगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कैसे, 1 माइनस एक्स को अगर नीचे ले आऊँ, इसको क्या इसमें से देखो आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, कैसे देखो 1 बाई एक्स कॉमन ले लो अगर इसमें से, तो कितना बचेगा आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही बचेगा। इससे ये कैंसिल। अब एक्स जीरो है, एक्स जीरो का मतलब ये कितना हो गया, इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट मतलब ये टर्म जीरो, मतलब 1 बचा है ना। इसको समझो क्या बोल रहा हूँ। इसको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो फिर वो क्लियर हो जाएगा टाइम के साथ। जब सारे चैप्टर्स तुम पढ़ोगे 12th 11th 12th के, तो टाइम के साथ मैथमेटिक्स कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। तो देखो अगर x इसमें से कॉमन ले लूँ मैं, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसमें 1 बच जाएगा, इसमें आर प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। अब एक्स कैंसिल। अब एक्स को अगर जीरो को मैं टेंड कराऊँ तो ये इनफाइनाइट, तो ये पूरा टर्म इनफाइनाइट, और डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट का मतलब ये पूरा टर्म जीरो, तो ये कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये आ गया कहाँ पे, जब वेरी क्लोज टू द सेंटर हो। अब अगर इनफाइनाइट प्लेट की बात करूँ, देखो बहुत इंपॉर्टेंट केसेज हैं ये सब, अलग अलग केस हो गए। 3 केसेस की बात की मैंने, सब केसेज की इसमें। ये एट सेंटर पे केस 1 ले लो, इसको केस 2 कंसीडर कर लो, और जो थर्ड केस बात करूँगा वो इनफाइनाइट प्लेट की वजह से बात करूँगा। इनफाइनाइट प्लेट क्या होगा, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से। तो देखो अगर डिस्क इधर से हर डायरेक्शन में इनफाइनाइट तक एक्सपैंड करे तो इनफाइनाइट प्लेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट प्लेट का मतलब क्या हुआ, आर जो है वो इनफाइनाइट है, यही मतलब हुआ ना। तो यहाँ से फार्मूला में फिर लिखेंगे आर इनफाइनाइट है और एक्स डिस्टेंस पे हमें निकालना है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये देख लो आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट, इस फार्मूला में रखो आर टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो आर टेंड्स टू इनफाइनाइट मतलब ये पूरा कितना हो जाएगा, आर टेंड्स टू इनफाइनाइट के लिए पूरा जीरो, तो कितना बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब नियर दी सेंटर भी यही होता है फार्मूला, इनफाइनाइट प्लेट के लिए भी यही होता है। और सेंटर पे कितना होता है, ई इज इक्वल टू जीरो। ये कहाँ से आता है, इस फॉर्मूले से नहीं आता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। और सेंटर पे अगर कभी पूछे डिस्क के सेंटर पे अगर सिर्फ चार्ज कॉन्सेंट्रेट किया हुआ, या सेंटर की वजह से इस चार्ज पे पूछे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये याद रखने वाली बात है। सेकंड केस की बात की और थर्ड केस की बात की, ये तीनों सब केसेज हो गए। मेन फार्मूला ये है, इसी से ये तीनों मैंने। तो अभी बात की मैंने इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज के बारे में। जब वहाँ से आर इनफाइनाइट रख रहे थे डिस्क वाले कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो इसका ये आ जा रहा था फार्मूला। अब देखते हैं कंडक्टिंग प्लेट के लिए। तो कंडक्टिंग प्लेट किसको बोलते हैं, जब 2 इनफाइनाइट चार्ज प्लेट पैरेलली रखे हुए हों, इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज, तो उसको इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट बोलते हैं। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो देखो इसमें 3 रीजन आएंगे, एक इस प्लेट के इस साइड में, इस प्लेट के इस साइड में, और एक सेंटर में। तो अगर डिस्क की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आ रहा था, इधर। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर डायरेक्शन किधर होगा, इधर अवे। अब इसकी वजह से इधर होगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं किसी पॉइंट पे। इस पॉइंट पे भी लोगे तो इधर होगा और इधर होगा। यहाँ पे डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है क्या, किस डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, इससे कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, नहीं डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे ई कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट जीरो होता है। अगर इस रीजन में ई नेट की बात करूँ तो कितना होगा, इसकी वजह से भी इधर और इसकी वजह से भी इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। तो ई1 प्लस ई2 ले लेते हैं, चलो ई1 प्लस ई2 ले लेते हैं। और ई1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ई2 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो कंडक्टिंग प्लेट की वजह से कितना होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इस रीजन में भी निकालोगे तो यही आएगा, बस डायरेक्शन इधर होगा। समझ आ रहा है, बस डायरेक्शन इधर होगा। अब इसमें एक और केस आता है, उसको समझ लेते हैं। अगर यही प्लेट दो इनफाइनाइट ये सीट ऑफ चार्ज अगर रखे हुए हैं और दोनों का जो चार्ज, दोनों पे जो चार्जेज है वो डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंट है। अब फाइंड करना है हमें इनेट 3 रीजन में, कहाँ कहाँ, पहले रीजन में, सेकेंड रीजन में और थर्ड रीजन में, ये फाइंड करना है। ये प्रॉब्लम मैं चलो डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाह रहा था कि इसी बेसिस पे आप इसको ट्राई करें, तो एक बार ट्राई करें इस प्रॉब्लम को। अगर आपसे ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। देख लेते हैं कि स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है फार्मूला। तो स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह के होते हैं, हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ बाउंड्री पे होता है, और सॉलिड स्फीयर उसको बोलते हैं जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पूरे बॉडी में होता है। टोटल चार्ज दोनों पे क्यों है, तो इसके लिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 केस बनेगा। इसमें पहला केस जो है वो एट पॉइंट ए के लिए बनाते हैं। एट पॉइंट ए, पॉइंट ए जो है वो इनसाइड पॉइंट है, मतलब ए जो पॉइंट है वो सारे उस पॉइंट को हम ए बोल रहे हैं जो पॉइंट अंदर हो, इस बाउंड्री के अंदर हो, मतलब आर लेस देन आर हो, उस पॉइंट पे ई का वैल्यू 0 होता है। अब एट पॉइंट बी अगर बात करूं, मतलब अगर बी कोई ऐसा पॉइंट है जिसका जो डिस्टेंस है, जो सेंटर से डिस्टेंस है वो रेडियस से बड़ा है, तो ई का फार्मूला हो जाता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड दैट पॉइंट वेयर चार्ज इज केप्ट, मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब सॉलिड स्फीयर की अगर बात करूं तो इसी तरह सॉलिड स्फीयर में 2 केस होते हैं, आर लेस देन आर के लिए, तो उसके लिए ई हो जाता है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब। और जब पॉइंट बाहर हो, एक्सटर्नल पॉइंट हो, यहाँ पे हमें फाइंड करना है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो सेम फार्मूला हो जाता है जो हॉलो स्फीयर का होता है। ये 4 फार्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन हम गॉस लॉ में देखेंगे। इसी चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैट में गॉस लॉ जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। अब इसको एक और टर्म में देखने को मिल सकता है आपको, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इस टर्म में आपको देखने को मिल सकता है। ये कैसे आता है, इससे ये कैसे आता है ये देख लेते हैं। तो रो क्या है, पहले रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब रो को हम लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज कितना हो जाएगा रो इंटू वी। अब इसको रिप्लेस कर देते हैं, के क्यू आर अपॉन आर क्यू को रिप्लेस कर देते हैं इससे, तो के रो भी आर अपॉन आर क्यू। अब वी को मैं 4/3 पाई आर क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू, और के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। इसको लिख देता हूँ 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर बाई आर क्यू। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यू से आर क्यू कैंसिल, कितना बचा ऊपर में, रो छूट गया, तो रो के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, फिर भी को लिख दिया और आर लिख दिया, तो जो क्या बचा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। 3 यहाँ है तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ऐसे इस तरह से रिलेशन आता है, तो ये फॉर्मूला आपको इस टर्म में भी देखने को मिलेगा। तो इतनी बातें ध्यान रखनी है आपको हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट्स हो रहे हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाले दिनों में एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज, एजुकेशनल कंटेंट आपको इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।